दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ दो बड़े काबिल मोहतरम शख्सियात, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और साजिद तारड़ साहब। आप इनको सुनते रहते हैं, मुफक्कर हैं और जो कहते हैं तहकीक भी करते हैं। तारड़ साहब जो हैं वो थर्ड जनरेशन अब लॉयर हैं और अमेरिका में सियासत भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है वो स्वीडन में इन्होंने पढ़ाया है और बड़ा लिखा है और बातें की हैं। आज मैंने इन दोनों अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिक्वेस्ट की कि आएँ और हमें बताएं कि जो 75 साल पाकिस्तान के गुजरे वो कैसे गुजरे और हमने आगे किस तरफ जाना है। असल क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और दूसरा सर ये बताएं कि आपने तो इतनी तहकीक की, लिखे पढ़े, ये हमने 75 साल में जैसे अभी साजिद तारड़ साहब शो से पहले कह रहे थे कि हम डेड एंड पे पहुंच गए हैं। आप वाकई समझते हैं कि हम डेड एंड पे पहुंच गए हैं या कि अभी जो है वो इस सियासी लीडरशिप में, मिलिट्री लीडरशिप में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में जान है? डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, जरा हमें बताएं प्लीज। देखिए, डेड एंड पे फ्रॉम रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो हम बहुत देर से पहुंच गए हुए हैं। लेकिन मेरी अपनी एक थ्योरी है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, वो टेरिटोरियल स्टेट्स की एग्जिस्टेंस पे बेस्ड है। एक स्टेट अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए तो उसकी डिस्टरबेंस सारे सिस्टम में जाती है, और ये तो 220 मिलियन का मुल्क है। यहाँ पे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है तो किस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ के लोग रेफ्यूज लेने के लिए? 1 मिलियन भी अगर वेस्टर्न यूरोप आ जाए और 500,000 अमेरिका आ जाए तो उनकी जो वेलफेयर सिस्टम है जिसपे वो रेफ्यूजीज को हैंडल करते हैं वो कोलैप्स कर जाएगा। तो दुनिया में कौन है जो चाहता है कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए? इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम तो ये माफ़ करना मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू होता है 1937 ऑनवर्ड्स। मैंने उनकी तकरीरें जो हैं वन आफ्टर द अदर कोट की हैं अपनी जिन्ना वाली किताब में कि एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड। माइंड यू, दीज आर हिज वर्ड्स। एनाहिलेटेड का मतलब होता है निस्तो नाबूद, और मुसलमान जो है विल बी ऑब्लिटरेटेड। एक्चुअली ऑब्लिटरेटेड इज अ सिनोनिम ऑफ एनाहिलेटेड। इस डर के ऊपर और ये प्रॉमिस के पाकिस्तान बनेगा तो पता नहीं 7वीं सदी की जो वैल्यूज हैं हम वापस ले आएंगे और पता नहीं क्या क्या अवाम को मिलेगा। इस किस्म की वो कहते हैं अनरियलिस्टिक इमोशनल बातें करके इन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए। और उसके बाद क्योंकि ये लेगेसी इस किस्म की थी तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू आवर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन कि इंडिया इज आउट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। अब आप देख लें, आपकी सिविलियन रूलर्स के आप बयान देख लें। लियाकत अली खान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाइल ही वॉज गवर्नर जनरल एंड ऑनवर्ड्स, या आप अपने मिलिट्री लीडर्स की बात सुन ले, वो इसके ऊपर सारे मुत्तफिक हैं। ऑन द अदर हैंड द एविडेंस शोज कि जितनी भी जंगें हुई हिंदुस्तान के साथ वो सब हमने शुरू की हैं। ईस्ट पाकिस्तान के इवेंट को अगर जरा एक तरफ हम छोड़ दें तो बाकी ऑल वॉर्स वर इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान, और उसके अंदर जीरो गेन हुआ जिसके लिए किया टू विन बैक कश्मीर। मैंने तो ये भी साबित किया है कि कश्मीर वॉज ऑन ऑफर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड जिन्ना ओवर रूल्ड ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ अवेलिंग दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहें तो उस पर भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन आज क्योंकि मेरे दोस्त साजिद तारड़ साहब को भी आपने बुलाया और बड़ा हाई लेवल पैनल है, तो आई थिंक वी शुड बी एज ऑनेस्ट एज वी कैन, ताकि आपकी जो ये है ना एफर्ट, उसमें जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें बिल्कुल ऑनेस्टली करें और विद द बेस्ट इंटेंशंस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो बिल्कुल। इस तरह मैं बैकग्राउंड में देखता हूँ डेड एंड, एब्सोल्युटली डेड एंड। लेकिन डजंट मीन कि दिस स्टेट विल डिसइंटीग्रेट बिकॉज इट हैज हिट द डेड एंड। दुनिया यही चाहेगी कि ये कंटिन्यू करे
और आई थिंक पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते होंगे। लेकिन जो हमारी रूलिंग क्लास है, क्या उसके पास कोई है प्रेपरेशन टू चेंज कोर्स? नो सर, नॉट एट ऑल। हमारे पॉलिटिशियन, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, दे आउटडू वन अनदर इन एंटी इंडियाइज्म। और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, सिपेक के जो रिजल्ट थे वो अभी तक तो नजर नहीं आए। तो वेयर आर वी हेडेड? मैं इस पे खत्म करता हूं, और साजिद भाई के बाद फिर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है तार साहब। डॉक्टर साहब ने भी बात की, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने पूरी ज़िंदगी सियासत भी की है, बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ा मुश्किल सफ़र तय किया पाकिस्तान से अमेरिका का, और आपने बड़ी एक दफ़ा अच्छी बात की कि अगर वहाँ पे इतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर होता तो ये लाखों लोग क्यों वहाँ से बाहर निकले। तार साहब ये बताएं कि ये जो बात है कि इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज़ को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना तबाह किया? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने खासकर मुझे आज डॉक्टर साहब के साथ बुलाया। डॉक्टर इश्तियाक साहब, मैं हाई रिगार्ड्स, मेरे लिए एक ऑनर है, प्रिविलेज है कि आई एम सिटिंग इन द सेम पैनल विद देम। मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन द पास्ट, स्पेशली अ वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, और मेरे लिए बड़ा एजाज है। सबसे पहले फिर मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, मैं दो पोर्शंस में बोलूंगा। एक तो मैं भारत के एलिमेंट की बात बाद में करता हूं। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के वो 75 सालों पे 5 मिनट बोलना चाहूंगा, 2-3 मिनट बोलना चाहूंगा। मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्या वाकई आपने पाकिस्तान बनाया था? क्या आपने वाकई ही जस्टिफाई किया द लैंड ऑफ द प्योर्स? क्या आपने लोगों को धोखा नहीं दिया था कि आए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह दें, और आपने उनके साथ क्या ज्यादती की है? पहला मेरा ये क्वेश्चन ही है, और मेरा ये क्वेश्चन सारे पाकिस्तानियों से, 25 करोड़ लोगों से है जो लगभग इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रॉमिस व्हिच वाज मेड टू यू फॉर द लैंड ऑफ प्योर्स? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो अभी पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है कि आप करप्शन में किस तरीके से मुलव्वस हैं, और आपकी पुलिस और आपकी अदालतों के हालात क्या हैं? क्या आपकी अदालतें 139 में से दुनिया में से 130 नंबर पर आ रही हैं? क्या यही मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह का? मतलब ये है। पहला ये मेरा क्वेश्चन। दूसरा, आपने ज्यादती की अपने, मैं खासकर डॉक्टर साहब, मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब ने 71 की भी बात की। 71 से ईस्ट पाकिस्तान का कंक्लूजन हुआ था 1971 में। आपने 60s में ही बातें करनी शुरू कर दी थी कि बंगालियों से जान छुड़ाओ, ये हमारे ऊपर एक बोझ है। आपके सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री आप गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जब तक मैं समझता हूं करेक्शन तब ठीक होती है जब आप किसी चीज का कन्फेशन करते हैं। आपको आज कन्फेशन करना होगा कि आप 1947 के से ही आपने ज्यादती शुरू कर दी थी। आपकी रूलिंग ब्यूरोक्रेसी, आपकी रूलिंग एलीट 1947 से करप्ट थी। आज मुझे इत्तेफाक हुआ है इस चीज को सुनने के लिए कि हमारे इमरान खान साहब मुसलसल बाजवा साहब को कह रहे हैं डबल गेम डबल गेम। जब मैंने ये सुने इस चीज के बारे में, तो फौरन मेरे ज़हन में एक नक्शा आया सिकंदर मिर्जा और अयूब खान का। सिकंदर मिर्जा कौन थे, अयूब खान थे? ये आपको कौम के सामने रखने पड़ेंगे, दो करैक्टर, ताकि आप माजी के औराक में देखें आज क्या हो रहा है। सिकंदर मिर्जा साहब ने पहला मार्शल लगाया, और उसके बाद अयूब खान ने देखा कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया, तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा को फारिग कर दिया था। आज अगर देखा जाए तो 4 साल बाजवा साहब और इमरान खान, द वे दे वर एम्बेडेड, द वे द प्रोजेक्ट इमरान खान वाज लॉन्च्ड, इसमें ये दोनों शरीक हैं जो कुछ भी हो रहा है। और आज आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू आर एट डिफॉल्ट। आपके पास 6.7 बिलियन जो मौजूद हैं, दे आर मनी बिलोंग टू सऊदी अरेबिया एंड चाइना। यू कैन ओनली सी दैट, यू कैन नॉट टच इट। आपके अंदर इस वक्त डिस्प्रीन का कोटा बन चुका है। आपकी सब्जियां 5.4 मिलियन की कराची पोर्ट पर सड़ रही हैं। आपके पास 35 मिलियन डॉलर नहीं है गूगल को देने के लिए, और आप 225 मिलियन डॉलर इंटरनेशनल एयरलाइंस का मारकर बैठे हैं। यू आर इन डिफॉल्ट। आपने अभी तक सिर्फ ARY जियो पे चलाया नहीं है कि वी हैव गॉन बैंकरप्ट, अदरवाइज आप नॉट ओनली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर भी आप बैंकरप्ट हो चुके हैं।
उसकी वजह यह है कि आपकी करप्शन की, आपकी दहशतगर्दी को बेचने की स्टोरियां इस वक्त ज़दे आम है हर दुनिया के हर कैपिटल में। अब उससे मैं आगे चलना चाहूंगा कि इंडिया के ऊपर जो ब्लेम किया गया है, आपको एक फिक्शन बताई गई है हमेशा, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाकर सिर्फ पैसे बनाने के लिए। मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात का कि, और इसको सिर्फ मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात नहीं करूंगा, आज कोई भी देखने वाला अगर हमें चैलेंज करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाए, असगर खान साहब हु वाज एयर मार्शल ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स, he said in his statement कि every war has been started by Pakistan. Right. हर जंग आपने शुरू की और हर जंग आपने हारी। This is not the we are talking about here. This is on YouTube. और उसके बाद आपने कश्मीर का एक मुद्दा खड़ा रखा सारी जिंदगी, ताकि आप डिफेंस के बजट को आप निचोड़ सकें, आप इस कौम के खून के साथ अपनी जो है वो भूख मिटाते रहे। लेकिन आज जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं, $6.7 बिलियन वर्सेस 560 बिलियन इंडिया फॉरेन रिजर्व, 8 to 9 बिलियन अफगानिस्तान फॉरेन रिजर्व। और मैं बात ये करूंगा कि आप इतने बेहिस और बेजमीर हो चुके हैं कि आज भी आपके हर चैनल के ऊपर हर एंकर परवेज लाई की बात कर रहा है कि किस तरह ही कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ नून लीग। किसी को कोई एहसास नहीं है व्हाट आर योर डायरेक्शन। और दूसरी एक लास्ट इस आर्गुमेंट में बात करना चाहूंगा चीमा साहब, आप कह रहे, डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है कि जब ये डिसइंटीग्रेटेड, जब ये खत्म होगा सिलसिला, लोग कहां जाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग पैदल चलकर इस्तांबुल जा रहे हैं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्तांबुल से जो भी कश्ती चलती है ग्रीस की तरफ, उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं। उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं जो ग्रीस और इटली जा रहे हैं। आप लोग वहां से हिजरत करके बड़े अरसे से भाग रहे हैं, आप उस साइड पे देखना नहीं चाहते। इस वक्त आपके देखें, आप जिनको ये लोग पाकिस्तान में बैठ कहते हैं कि ये हमारी फॉरेन रेमिटेंस आ रही हैं, ये हमारा एसेट्स है। सऊदी अरेबिया में यू आर बिकम अ थर्ड क्लास ह्यूमन लिविंग देयर विद द नेम ऑफ रफीक, मस्कीन एंड गरीब। और लेकिन उसको जो पैसा रेमिटेंस वापस जाती है, उसके साथ लंदन में और दुबई में प्रॉपर्टियां बनती हैं आपकी रूलिंग एलीट की। और सबसे बड़े, आप इसी वजह से अब बेजमीर हो चुके हैं। और आज किसी के माथे पर कोई बल नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और आज मैं बल्कि इसको आखिरी चीज ये कहूंगा कि नाउ इट्स टू लेट टू डू एनीथिंग। बेसिकली बात मोरालिटी की है, बात नेशनलिज्म की है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मुझे वो नेशनलिज्म किसी पाकिस्तानी में नजर नहीं आ रहा। इसमें एक बात मैं करना चाहता हूं, मतलब साजिद तारड़ साहब ने जो इतनी इलेबोरेशन की है, इसमें मजीद कि वाकई आपको पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म जो नॉर्मली डिफाइंड होती है ना, कि अपनी धरती से प्यार, वो कभी पहले दिन से नहीं था जब इन्होंने ये मुल्क बनाया था। बल्कि जिस धरती में हमारे बुजुर्ग पैदा हुए, मजहब जो मर्जी हो गया उसको हमने खुद तोड़ा। चलो हो गया, हिस्ट्री में इस किस्म के मुल्क बन जाते हैं। और जाते वक्त एक इलेबोरेशन कर दूं, पाकिस्तान तो अंग्रेजों ने बनाया था, ये सोच के कि हम एक, और मैंने कोट किया है लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस टकर को, सर फ्रांसिस टकर, ही वाज हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड। उसने कहा कि वी नीड एन इस्लामिक आर्क बिगिनिंग इन अल्जीरिया इनटू अरेबिया डिजर्टा, then into Persia and northern Hindustan, where an Islamic state backed by British science comes into being, और उसको हम सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को रोकने के लिए तैयार करेंगे। ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था, अमेरिकन नहीं था। अमेरिका की पोजीशन ये थी कि सेकुलर डेमोक्रेटिक मॉडल कांग्रेस पार्टी का है, और ये जो मुस्लिम लीग की है पॉलिसीज, ये डिवाइसिव हैं, ये लोगों को नफरत की बुनियाद पे तैयार कर रहे हैं। तो वो इसके हक में नहीं थे। बरतानिया बना के गया पाकिस्तान को। और मैंने किताब में शो किया कि मोहम्मद अली जिन्ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश पॉलिसी का बिल्कुल एक्सटेंडेड हैंड थे। तो ये इस तरह ये मुल्क बना है। ये कहते हैं हमने कुर्बानी दी है अपने लोगों की। इन्होंने 500,000 कम से कम मुसलमान सिर्फ ईस्ट पंजाब में मरवाया है, और बाकी इलाकों में। कुर्बानी तो होती है कि आप वॉलंटरली जाके दें। आप घरों में बैठे हुए हैं और हमले आप पे हो रहे हैं क्योंकि आपने मार्च में यहाँ पे सिखों के गांव
एनसर्कल करके उन पे हमले किए। 21 और 22 जून की रात को शालमी में आग लगवा दी और वहां के हिंदू सिख जो बड़े पीसफुल शरीफ लोग थे उनको वहां पे जला दिया। तो बाद में फिर रिएक्शन उधर से भी हुआ। लेकिन आई मस्ट से कि अगर सारे हिंदुस्तान में ये होता तो 35 मिलियन मुस्लिम उस जमाने में आ जाते जब वेस्ट पाकिस्तान की, जो आज का पाकिस्तान है, पॉपुलेशन सिर्फ 33.9 मिलियन थी। उससे ज्यादा लोग आ जाते तो ये कोलैप्स कर जाता। ये तो महात्मा गांधी की मेहरबानी है, जवाहरलाल नेहरू की विजन है कि क्योंकि उन्होंने कभी कम्युनलिज्म की बुनियाद पे, एंटी मुस्लिम बुनियाद पे आजादी की जंग नहीं थी लड़ी। उन्होंने वहां पे जो हमले कर रहे थे हिंदू महासभा और आरएसएस, उनको दबाया और रोका। दैट इज वाई इतने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं जितने पाकिस्तान में हैं। आपने हिंदुस्तान के 1000 साल की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके टुकड़े खुद आपने किए। मैंने कोट किया है कि 30 मार्च 1939 को कानपुर के मुसलमानों ने कहा कायदे आजम को कि सर ये 1940 का जो रेजोल्यूशन है जहां पाकिस्तान बना रहे हैं वहां तो पहले ही पाकिस्तान है, जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है वो सारी मुसलमान चीफ मिनिस्टर हैं, हमारा क्या बनेगा। एंड आई हैव कोटेड जिन्ना सिंह कि आई विल हैव 2 करोड़, एक्चुअली 3 करोड़ कहना चाहिए था, 2 करोड़ मुस्लिम्स of the Hindu majority provinces experience martyrdom and get smashed. These are verbatim words I'm quoting. तो मुसलमानों का इन्होंने कहाँ ख्याल किया है। और इसी अपना 47 के अंदर अगर 1.5 मिलियन लोग मारे गए हैं तो महल मेजॉरिटी शायद मुसलमानों की है, लेकिन हाफ हाफ होगी। और हमने हिंदू और सिख भी गाजर मूली की तरफ अपनी तरफ मारे, वरना उनकी 21% पॉपुलेशन होती अकॉर्डिंग टू द 3 जून पार्टीशन प्लान। हमने एक नहीं बचने दिया, सिर्फ सिंध के अंदर 1.6% रहा। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारी स्टेट की हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन मुल्क मैं कहता हूं बन जाते हैं, इजराइल नहीं बना इस तरह ही, लेकिन उन्होंने अपनी पेट्रियटिज्म बना के अपने मुल्क को एजुकेट करके दे आर ट्राइंग नाउ कि अरबों के साथ दोस्ती हो जाए। उनकी बड़ी एफर्ट है। हाँ जी, हमारी एफर्ट यही है कि इंडिया को हमने कन्फ्रंट करना है। यार कोई अकल भी कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी हैव टू लुक इनवर्ड, ये चीज़ होनी चाहिए थी। तार साहब, आप क्या देखते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि जो बात डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं कि हम तो गलत तारीख पढ़ाते रहे हैं अपने बच्चों को, और जैसे कहना डॉक्टर्ड हिस्ट्री हम पढ़ाते रहे हैं। हमने तो बनना था वेलफेयर स्टेट, हम बन गए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, और हमें आज भी कोई एहसास नहीं है, कोई मलाल नहीं है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट है, और हमें जो दीप जो 75 साल में वो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। और अभी तो कहा जाता है तार साहब पाकिस्तान एक स्टेशनरी स्टेट है, विच मीन्स कि जहाँ पे जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए पुअर वेजेस हो और एलीट का जो है उसका मोनोपोली हो और रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो। आप क्या समझते हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं, बनना वेलफेयर स्टेट है, इसकी कभी बात भी क्यों नहीं होती? क्या सियासतदान डरते हैं, ब्यूरोक्रेसी खाइफ है, या अभी ये जो इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट पे एक धावा बोला है, आप समझते हैं एक स्टेप बैक होके और अभी रियासत, अदारे, पार्लियामेंट, सियासतदान वापस एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और जो लोगों से 1947 में वादे किए गए वो पूरे किए जाएंगे? मेरे ख्याल में चीमा साहब, जो 75 साल से जो एक्सरसाइज की जा रही है, 75 साल से जिस तरीके से एक सिस्टम को आपने डीप रूटेड कर दिया है, अब मेरे ख्याल में आपके ना तो अच्छा, उसमें मैं थोड़ी सी चीज एक और ऐड करना चाहूंगा कि आपके इस वक्त बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी एस्टेब्लिशमेंट हर चीज को एस्टेब्लिश करती है। आपके अगर देखें इस वक्त आपके, मैं सबसे पहले तो मैं जो आपके सियासी पोजीशन है उस जमहूरियत के बारे में बात करूंगा। जो 3 पार्टियां हैं इस वक्त, तीनों के तीनों एस्टेब्लिशमेंट की गोद से पैदा हुई है और उनके अंदर जमहूरी इक़्तिदार ही मौजूद नहीं है। उनके अंदर इंट्रा इलेक्शंस के हालात देख लें, जिस बच्चे के नाम के साथ भुट्टो लगता है वही भुट्टो बनाएगा आगे। जो दूसरा अगर देखें तो नवाज शरीफ है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि भुट्टो साहब अयूब खान के बच्चे थे, डैडी कहते थे। बिल्कुल सही है, वाह जी वाह। उसके बाद ये कि नवाज शरीफ किसका बच्चा है? ज़िया उल हक का बच्चा है। वो तीसरा बच्चा जो है जनरल ज़हीरुल इस्लाम का बच्चा है। तो जब इनके वालिद साहब ने इनको तरबियत ही नहीं की,
जमहूरी तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और दूसरा, और आपकी बात ये थी कि क्या ये ठीक करने की सलाहियत रखते हैं? नहीं, ये सलाहियत नहीं रखते। अब दूसरी बात आपकी ब्यूरोक्रेसी की आई। ब्यूरोक्रेसी आपकी किस तरह ठीक करेगी जब सीएसएस जो बच्चा करता है उसके जेहन में सिर्फ करप्शन होती है, सर्विस, उसको कौम को सर्विस देना उसकी ऑब्जेक्टिव ही नहीं है उसका। मैंने आपको मिसाल दी थी, अभी सिंध से भी एक महीना पहले, 2 हफ्ते पहले एक डेप्टी कमिश्नर जो है 2 अरब रुपया लेके पकड़ा गया और उसके बाद निकल गया है, बड़ा पतली गली से होकर निकल गया। तो इस वक्त जब आप, सबसे बड़ी बात यह है, और एक मैं बिहेवियर इशू बताऊंगा। बिहेवियर इशू ये है कि आपकी ये फौज, इदारे, सारी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये कोई फ्रेंच नहीं है सारे पाकिस्तानी हैं आपके। लेकिन जब ये पावर में आते हैं तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये आपके मैटर्स, आपके सराउंडिंग और आपका डीएनए के इश्यूज हैं। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के जब इस्लामाबाद या कराची एयरपोर्ट पे उतरते हैं, डिग्रियां फाड़ के उतरते हैं आप। उसकी वजह यह है, इस वक्त इमरान खान कौन है? ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है। बिलावल भुट्टो कौन है? ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है। भुट्टो कौन था? वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट था। लेकिन आप ये सोचें कि इमरान खान साहब की जो कुछ आज पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनमें जमहूरी इक़्तिदार कहां है? उनको पंजाब असेंबली एक्सेप्टेबल है, उनको केपीके की असेंबली एक्सेप्टेबल है, आजाद कश्मीर असेंबली ओके है, बिल्तिस्तान असेंबली ओके है, क्योंकि सब में उनकी मेजॉरिटी है। जहां नंबर पूरे नहीं है वहां जमहूरियत से इनकारी है। तो ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की ट्रेनिंग ये थी कि आप जाके असेंबली में बैठ के अपोजिशन करें, और या फिर आप ये करें कि पहले आप वादा करें तब्दीली का, फिर नारा लगाएं नए पाकिस्तान का, फिर यकलख्त आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि ये चूरन नहीं बिक रहा, अमर बिल मारूफ पे आ जाओ, तो वो फौरन अमर बिल मारूफ पे आ गए। अब इस वक्त वो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। क्या पाकिस्तान को जिहाद की जरूरत थी? क्या आपको जिहाद के मतलब का पता है क्या है? अब इस वक्त आपके हालात के ऊपर तो तालिबान भी शर्मिंदा हो रहे हैं। तालिबान वांट टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन आपका गेयर जो है रिवर्स है। आप हमेशा वही चूरन बेचते हैं जो बिकता है। अमेरिका के खिलाफ बयानिया को आपने कैश करवाया। नवाज शरीफ ने शुरू की एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, आपने वो भी चोरी कर लिया। आपने वफादारी और गद्दारी का कॉन्सेप्ट आर्मी से चोरी कर लिया। इस वक्त आपका सिस्टम हैज गॉन सो वीक। आपकी आर्मी पिछले 4 साल लगती रही है कि पीटीआई की आर्मी है। बाजवा साहब आपके बॉर्डर की तरफ देखने की बजाय इंटरनल सियासत करते रहे हैं। मैं तो ये बल्कि कहूंगा कि उनको चाहिए था रिजाइन करके तो वो इलेक्शन लड़ लेते, क्योंकि उनकी तवज्जो बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं थी। उसकी वजह ये है, निकलते गए हैं बाजवा साहब। आज के हालात देख लें आप, टीटीपी है वो आपके अंदर घुस के मारने को तैयार है, उन्होंने सीज फायर कर दिया है। दूसरी तरफ से आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाजें आ रही हैं कि वी कैन टेक इट एनी मिनट। तीसरी बात आपको मैंने इकॉनमी आपके सामने रख दी है कि गूगल तक आपके कंट्री में जाने के बंद होने के खड़ा हो चुका हुआ। और उसमें इन सर्कमस्टांसेस में कोई भी अदारा, मैं खुद ये ख्वाहिश करूंगा कि मुझे कोई बताए ये कि फलान लीडर जो है, हमेशा जब कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो लीडर उनको निकाल के लाते हैं उन हालात से बाहर। लेकिन इस वक्त मुझे बताया जाए, क्या आपको पाकिस्तान में वो लीडर पैदा हुआ है, हो चुका है, होगा, जो इस इंतशार में से निकालने की सलाहियत रखता हो? कोई इंस्टीट्यूशन मुझे आप बताएं आप कि फलां इंस्टीट्यूशन still exist in Pakistan which has capacity or ability to take you out of this crisis. मेरा जवाब इस पे नेगेटिव है। मैंने भी खुद पढ़ा है, लेकिन मैं मजीद, I'm still a student of history and a political science। मैं सुनना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है बल्कि कि मुझे भी को पाकिस्तान से उम्मीद की कोई तसल्ली दी जाए, वरना इस वक्त मायूसी, बल्कि मेरा मजहब कहता है मायूसी गुनाह है। लेकिन ना सिर्फ मैं मायूस हूं, इस वक्त कई लोग जो है, जो सेंस रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल, जो पाकिस्तान को कहीं मादरे मिलत, पाकिस्तान इज माय मदरलैंड। इट हर्ट्स टू नो कि किस तरीके से निचोड़ा और उसको भंबोड़ा जा रहा है। देखा उसके किस तरीके से उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं 75 साल से, और देयर इज नो रिलीफ इन साइट, नो रिलीफ इन साइट। मसला तो इस बात का है कि मैं खुद इमरान खान की शक्ल में देखता रहा हूं। शायद ये टाइम आ चुका है पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ उन्होंने भी धोखा किया है। वो पंजाबी च कहते इंतकाई खब्बी तुम्हारी सजी। बाजवा साहब भी चुपके से, उन्होंने सिर्फ एक तकरीर में कह दिया है मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। बाजवा साहब, गुमनामी में आप पाकिस्तान तबाह करके जाएंगे। साथ ही लफ्ज भी आपके साथ लिखा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ डैमेज यू हैव डन टू पाकिस्तान इन अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट इमरान। एक बात जी अगर जी मैं ऐड करना चाहूं, जी जी
ये वाकई ये साजिद ताड़र साहब ने जो बताया है कि लूट मार का रिवाज पहले दिन से था, तो जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ की सारी हिंदू प्रॉपर्टीज, सिख प्रॉपर्टीज को ये जो आके वेल कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने इन पे कब्जा किया। शोरश काश्मीरी का एक बड़ा मशहूर बयान है कि लाहौर 2 दफा लूटा गया था, एक महमूद गजनी के दौर में और एक जनरल बर्की के दौर में। जनरल बर्की वो इनके बुजुर्ग हैं, अपना हाँ। सारी जो है ये अपना जमान पार्क, ये सारी हिंदू प्रॉपर्टी थी। इस तरह इन लोगों ने आके तो पाकिस्तान को लूट मार की एक वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते गए हैं। देखें, मेरी सोच के मुताबिक वी आर स्टिल बेस्ड ऑन द मनसबदारी सिस्टम जो एम्परर अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। मनसबदारी सिस्टम में यह था कि आप एक मनसब के हेड हैं और जंग के वक्त आपको इतने सोल्जर्स प्रोवाइड करने हैं, लेकिन कभी भी आपसे मनसब जो है वो छीन लिया जा सकता है इफ द एम्परर इज नॉट हैप्पी। तो जैसे जैसे मुगलों की सियासत हुई और एम्परर बदले तो मनसब भी बदल गए, इसलिए जिसके पास मनसब आया उसने मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन की, क्योंकि अगले दिन का पता नहीं था कि क्या बनेगा। तो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास ने पाकिस्तान के अवाम के हकूक का कभी ख्याल नहीं किया और इसको एक लूट मार की अपॉर्चुनिटी समझ के इसको पूरा एक्सप्लॉइट किया है, हमारे नेशनल वेल्थ को, हमारी नेशनल ट्रेजरी को। अब देखें ना, इमरान खान साहब, मैंने तो शुरू में उन्हें सपोर्ट किया था कि यार ये बाहर से आ रहे हैं, मिस्टर क्लीन है और पेट्रियाटिक आदमी नजर आते हैं, लेकिन वो घड़ी वाली बात सुन के तो मैं भी चुप हो गया हूँ यार। अब कि आपने तोसा खाना से वो करके 2 करोड़ जो है अपनी जेब में डाल लिया। उधर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन पे सियासी तनकीद हो सकती है, लेकिन मॉरली ही इज अ गुड मैन। उन्होंने सारे पैसे जो भी आते हैं वो औरतों और बच्चियों की एजुकेशन में वो दे देते हैं। तो यार, आज की भी कंपैरिजन अगर इंडिया से आप करें और इतनी ज्यादा उनकी जो वो दुनिया के अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी की इज्जत की जा रही है, उनके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल आप देखें आगे बढ़ रहा है डिस्पाइट 10 टाइम्स मोर प्रॉब्लम्स विच इंडिया फेस्ड, क्योंकि दे वर पेट्रियाटिक पीपल और उन्होंने वाकई अपने मुल्क को आज़ाद करने के बाद अवाम के इंटरेस्ट सोच के आगे बढ़े हैं। मैं कहें तो एग्जांपल दे देता हूँ। जी जी। व्हेन अपना पंडित नेहरू 17 इयर्स प्राइम मिनिस्टर, एक पैसे की करप्शन उनके पर नाम नहीं है। इंदिरा गांधी व्हेन शी लॉस्ट द इलेक्शन इन 1977, उनके पास घर नहीं था दिल्ली में रहने का। हाँ जी। जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि जो उनकी रीति रिवाज है वो पूरी कर सकते। और जो है अपना गुलजारी लाल नंदा 2 दफा जो वहां के 13-13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, सीनियर पॉलिटिशियन, वो सियालकोट की एक बड़ी अपना अमीर इंडस्ट्रियल फैमिली, नंदा फैमिली के मेंबर थे, जिनकी नंदा बस सर्विस चलती थी सियालकोट से जम्मू और सियालकोट से लाहौर। जब बाद में खबर आई कि उनके पास किराया देने को पैसा नहीं था, वो किराया वो नहीं थे लेते, पेंशन भी, तो मालिक मकान ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो अगर आप उनके लीडर्स का बिहेवियर देखें और हमारा किसी का भी नाम ले लें जिस किसी ने कोई ऐसी कोई भी बात की हो, अब होता क्या है, हजरत उमर का जिक्र के जी वो बस हम लिफाजी के बादशाह हैं कि जी किसी ने कहा कि आपके पास ये कहाँ से इतना बड़ा चोगा है, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे ने जो उसके हिस्से आया था वो मुझे दे दिया। ये बातें करके लोगों को चुप करा देना और कहना कि पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है। मैंने कई महफिलों में सुना है कि पाकिस्तान इज अंडर ग्रेव थ्रेट, तो कोई आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए, आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए। सो दीज पीपल आर ऑब्लिवियस टू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान और हमारे लोगों का बुरा हाल हो गया है। और मुझे याद है ना 2015 में हम ये एक मेरी बीवी टर्क है तो हम गए थे मितिलीनी, जहां से उनके बुजुर्ग आए थे 1923 में। तर्क सारे आइलैंड से मेनलैंड पे आ गए थे और ग्रीक्स ऑल वेंट टू दोज आइलैंड्स।
वहां पे जब हम गए तो एवरी अदर पर्सन, कोई हजारों लोग आए हुए थे, वो पाकिस्तानी थे, पंजाबी बोलते हो। मैं क्या तुसी कित्थों? उन्हें क्या हजूर साडा भी अपना लग गया थे, असी आ गए। वो सीरियन क्राइसिस का नाम लेके आए हुए थे। यार हमारे लोग बड़े एंटरप्राइजिंग हैं, और यहाँ स्वीडन के अंदर 18-18 घंटे ये बच्चे काम करते हैं। तो नथिंग रॉन्ग विद आवर पीपल, बट उनको आप लीडरशिप ही ना दें, उनको आप जिंदगी में मौका ही ना दें, तो वो यही यही चीजें करेंगे। सो इट इज ह्यूजली ट्रेजिक जो पाकिस्तान की 25 साल का रिकॉर्ड है, अच्छा, ह्यूजली। मैं सर दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जी क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सर दोनों ने लीडर्स की बात की, तार साहब मैं आपके पास आऊंगा इस हवाले से। आपने बात की लीडर की, एक बात तो ये है कि मतलब 75 साल में कोई लीडर नहीं मिला तार साहब। भुट्टो साहब की बात करें, वो चलो उनको जो है वो फांसी लगा दिया गया। और दूसरा तार साहब ये भी बताएं कि ये जो करप्शन है ये हमारे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया है। मतलब क्या आप इसे समझते हैं सियासतदान वाकई करप्ट हैं, या कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए ताकि इनको डरा धमका के अपनी मर्जी की जो स्टेट है वो एस्टैब्लिश की जाए और अपनी मर्जी के रूलर लेके आए जाए जो जो चाहते हैं। सो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ को भी एक दफा 2/3 मेजोरिटी मिली थी 97 में और वो बहुत बड़ा लीडर इमर्ज हुआ। अभी इमरान खान को भी हमने जो है वो बड़ा किया, फूक फाक बड़ी पड़ी, लेकिन उतने वो नहीं सीटें ले सकी। उससे पहले भुट्टो जो है, जुल्फकार अली भुट्टो एक बड़ा लीडर आया पाकिस्तान में। सो प्रॉब्लम लीडरशिप में है, या ये आप समझते हैं कि वाकई ये सारे करप्ट थे तो इसलिए ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया, या कि आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सारी ये करप्शन के केसेस बनाती है ताकि इन्होंने अंडर कंट्रोल रखिए? चीमा साहब, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो बेसिक्स, बड़ी बेसिक सी बात है, वो ये कहते हैं कि जिस तरह की कौम होगी उसी तरह का लीडर उनके ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। अगर उसमें आप देखें तो जब चुना जाता है, डीएनए देखा जाता है, सारी चीजें, तो नीचे से मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज की है कि एस्टेब्लिशमेंट भी कोई फ्रेंच तो नहीं ना, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, जो आर्मी जनरल भी हैं, जो मेजर हैं, वो भी हमारे कजन रिश्तेदार हैं। इसी तरह दूसरे भी सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखें कि जब आप जिस तरह अब मैं बताना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ने बड़ी इंफॉर्मेशन की बात की है कि लाहौर 2 दफा लूटा है। दूसरी दफा किन्होंने लूटा है? वो आपके मुसलमान भाइयों ने लूटा है, आपके लोगों ने ही लूटा है। अब उसी तरीके से देखा जाए आज, तो जब आप बाहर निकलें तो आप जरा सोसाइटी को ऑब्जर्व करें। इस वक्त मैं जिस तरह वो मैं कई दफा कह चुका हूं, शरीफ आदमी को इस वक्त पाकिस्तान में लड़की का रिश्ता को नहीं देता। इस वक्त तक आप मार्केटों में चले जाएं, कोई असली चीज नहीं मिलती आपकी दवाइयां देखें तो उनकी मिलावट है। मैं पिछली दफा किसी ने मुझे कहा कि एक खालिस दूध का गिलास मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान। तो लीडर आप एक्सपेक्ट करेंगे, लीडर चाहे, हकीकत असल में प्रॉब्लम यह है कि लीडर से हम सिर्फ लेते हैं कि सियासी लीडर। लीडर तो इस वक्त आसिम मुनीर साहब भी लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं अपने आर्मी के इंस्टीट्यूशन को। लेकिन हमारा हर लीडर ही 2 नंबर है हमारा। अच्छा, फिर उसमें आगे मैं बात ये करना चाह रहा था कि वी बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी कम इनटू द पावर, व्हेन वी गेट टू द, क्योंकि उसकी वजह यह है एज ए सोसाइटी आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी है। आपने एज ए सोसाइटी किरदार प्रमोट करना छोड़ दी है। आपने दर हकीकत यह है कि आपने एक ऐसा सिस्टम, आपके जो जितना ज्यादा करप्ट होगा आप उसको हीरो बनाते, कहते हैं जी देखो किस तरीके से लूट के दुबई जा रहा है। मैं आपको शायद याद होगा चीमा साहब, मैं बड़े अरसे से ये कहता रहा हूं, अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करता रहा हूं, खुदारा ये इलेक्शन होता है तो ये जो 8-8 करोड़ की V8 में आते हैं, 15-15 उनके साथ क्लाशनकोव वाले आते हैं, आप उनको क्यों फैसिनेट करते हो एज ए लीडर? आप उन्हीं को वोट देना क्यों पसंद करते हो? एक करैक्टर बना दिया गया है एक करप्ट और बदमाश आदमी को कि ही इज योर लीडर, ही कैन लीड यू, ही कैन प्रोटेक्ट यू। तो दर हकीकत आपने एज ए सोसाइटी ये इरादा कर लिया है कि हम तरक्की वाली साइड पर नहीं जाएंगे। मैं उस पर मिसाल देना चाहूंगा, आपकी लीडरशिप आपको बता रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। क्या आपकी लीडरशिप बता रही आपके सियासी लोगों को मजबूरन ट्वीट भी उर्दू में करना पड़ता है? आपके लोगों को पढ़ाई से मना किसने कर रखा है? आपके ट्विटर पे जाके अगर 20-20 अकाउंट बना के वो जो 25-25 हजार ये आपकी ISPR ने पैदा किए थे, बाद में वो तोहफे में दे दिए गए PTI को, अगर वो ये कर सकते हैं तो वो आप ये मैं छोटा सा कंपैरिजन देना चाहूंगा।
आप 19 मैं कहता हूं कि मेरी सारी जिंदगी का एक प्रिंसिपल रहा है, अगर मैं कोई चीज इजाद नहीं कर सकता या सलाहियत नहीं रखता तो उस अच्छी चीज बनाने वाले की कॉपी जरूर करनी चाहिए। आपके पड़ोस में उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी रखी है अपने 40-50 साल, अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते रहे। भारत में आज आपको बताना चाहूंगा, भारत भी कई दफा बैंकरप्सी के करीब गया है, फॉरेन रिजर्व उनके भी कम हुए। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा, करप्शन इज पार्ट ऑफ अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल करेगा। दिस इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अमेरिका के अंदर भी और इंग्लैंड में और जितनी वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं उनके अंदर भी करप्शन मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप फरिश्ते हो जाएंगे आप, लेकिन या हो जाएंगे थे आप, लेकिन उसमें बात ये करने वाली है कि आपके लीडर जो है वो आप ही में से हैं आपके। और दूसरा मैं सबसे बड़ी ये बात करना चाहूंगा, बल्कि ऐड करना चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब ने जिन लोगों की मिसालें दी हैं उन्होंने करैक्टर्स प्रमोट किए हैं। मोदी साहब के भाई की आज स्टोरी सुन लें, आप देख लें कि भाई क्या कर रहा है। आप मनमोहन सिंह का मुझे याद आया है, उनका भाई उनको ट्रेन में मिलने आया था और वो इतने बिजी थे कि भाई को रिसीव नहीं कर सके ट्रेन पे जाके, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करके उनके घर में आया था वो। लेकिन दर हकीकत ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपके जो, अब मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिकली यू आर एट डिफॉल्ट है आपका, लेकिन खान साहब जो कि पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करते, 40-40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकल रहे हैं। खान साहब अमर बिन मारूफ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब का पैसा वो पानी की तरह बहा रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर उड़ता है तो किसके खर्चे से उड़ रहा है? खान साहब को चाहिए, जरूरत है हेलीकॉप्टर की, और उस इंसान को हेलीकॉप्टर की जरूरत है जिसका नारे इस्लाम है, जो कहता ही ये है। आज की उनकी स्टेटमेंट सुन ले, मैं बल्कि 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा आज के हवाले से। आज एक खान साहब की स्टेटमेंट आई है, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। मेरी घड़ी मेरी घड़ी मेरी मर्जी भी, मैंने मेरी घड़ी थी, मैं बेचूं तोड़ूं जो मर्जी करूं उसको। वेल और दूसरा, खान साहब ने आज स्टेटमेंट दे दी है कि अगर ये आसम मुनीर हाफिज कुरान है, अगर ये शरीफ आदमी है तो इसका अमर बिन मारूफ का साथ देना जरूरी बनता है, इसको पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए अभी शाम। और हकीकत ये है कि चीमा साहब, मैं जिस तरह कह रहा था कि आपने सवाल किया है कि इनकी पोजीशनिंग क्या है फ्यूचर की, मेरा ये क्वेश्चन बैक होगा कि 25 करोड़ लोगों में से मुझे बताएं कि मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि क्या नजर, आपकी उम्मीद क्या है, किस पे है उम्मीद, कौन सा इंडिविजुअल? देखें, पहले तो खान साहब थे ना, हमारे उनकी हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। 3.5 साल में उन्होंने कई गोगियां पैदा कर दी हैं, कई बुजदार पैदा कर दिए हैं, कई उनके फरदोस आशिक अवान हैं, चौहान हैं, उसके बाद आप देखें मुराद सईद हैं, जुल्फी बुखारी हैं, उसके उनके उनके जो 9 रतन हैं उनकी लाइनें मौजूद हैं, उनकी हिस्ट्रियां मौजूद हैं, इंटरनेशनल कर्जों की चीजें सामने मौजूद हैं। सी पैक बंद कर दिया है, किसी उनको कोई इशारा होगा तो बंद किया उन्होंने। दूसरा, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चीमा साहब कोई सोल्यूशन नजर आता हो तो मेरी भी कान तरस गए उस चीज को सुनने के लिए कि इस मामले में एक, मैं तो बहुत देर से जो सोल्यूशन दे रहा हूं वो होगा मुमकिन नहीं, लेकिन दैट इज द ओनली थिंग विच कैन मेक अस टर्न द कॉर्नर। इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखो, कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने का सबसे प्रैक्टिकल और आसान तरीका ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें, क्योंकि जो डी फैक्टो बॉर्डर बन चुका है और इतनी जंगें हो चुकी हैं वो कभी चेंज नहीं होगा। मैं इंडिया को भी ये कहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब जो आपको काटने लगा, सॉरी डॉक्टर साहब आपको काटने लगो, लेकिन इंडिया तो बात नहीं करना चाहता, हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में है, इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं वो बॉर्डर पे वैसे गोली कर लगा के मार दिए, चमन बॉर्डर पे। तो वो तो समझते हैं मुश्किल में फंसे हैं, हमें इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तो इसका क्या हाल है? चीमा साहब, मैं ऐसे कहूंगा, करना चाहूंगा, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात 100% ठीक है, लेकिन कभी माजी में ये अपॉर्चुनिटी विंडो मौजूद थी। आगरा बिल्कुल थे। वाजपेयी was very much interested in recognizing LOC as an international border। कभी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास,
लेकिन उस वक्त आप चाहते थे कि डॉलर बनाए जाएं, डॉलर बने। और आज भी आपकी जो आज भी आपको बताऊं, ये नेट प्राइस जो है अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम अगर तालिबान वापस कुछ करेंगे तो हम पाकिस्तान का साथ दें, तो पाकिस्तान में कई हलकों में शादियाने बज रहे हैं, उनको डॉलर जो है नजर आने शुरू हो चुके हैं। लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों में हिलजुल शुरू हो चुकी है कि ये यहां से ड्रोन उड़ाएंगे, हम डॉलर बनाएंगे, जो आपका माजी में दर हकीकत असल में, डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। दर हकीकत सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ ये हुआ, डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था रूस को रोकने के लिए, और आपने वहां भी इस्लाम का इस्तेमाल किया। आपने अमेरिका और बरतानिया को बताया कि हम सोशलिज्म जो है एंटी इस्लाम है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म को रोकेंगे। ये 1947 में आपका एजेंडा था। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी मिली अफगानिस्तान के पीरियड में। आपके पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर कंटेनरों में गए, आज भी आपके लोग उसके ख्वाब देख रहे हैं। जनरल क्या नाम था उनका जो उस वक्त CIA के हेड थे, हुमायूं अब्दुर्रहमान के वालिद साहब, जनरल अब्दुर्रहमान साहब, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन साउथ एशिया। तो आज भी उसको फैसिनेट किया जाता है, आज भी आप इंतजार कर रहे हैं कि डॉलर कंटेनरों में आए और हम जाके 500 प्रॉपर्टियां लंदन में बनाएं। इन बातों से मुबर्रा जब तक आप नहीं होंगे आप, और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब माजरत के साथ, उसमें यह मैं कहना चाहूंगा, ठीक है आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हाँ ठीक है, ये भी एग्री, मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैंने भी कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आसम मुनीर साहब के पास अगर विल मौजूद है, सोल्यूशन भी मौजूद है, मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा। आज भी जितने लोग आपके रूलिंग एलीट हैं उनके नाम ECL में डालने चाहिए। आज उनकी बीवी और बच्चों के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए कि वो डुअल सिटीजन नहीं हो सकते, फॉरेन बैंकों में अकाउंट नहीं रख सकते, और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड की जाए, तभी फ्यूचर बनेगा। लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार कोई नहीं है, किसी के पास ना विल है ना उसका उसके अंदर इतनी जुर्रत है। ये मर्दे मोमन कर सकता है, और वो मर्दे मोमन मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में पैदा हुए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मर्दे मोमिन भी जो है हमारे, वो खादिम हुसैन रिजवी निकल आते हैं भाई साहब, जरा थोड़ा सा आप ख्याल करें। ये इस किस्म की टर्मिनोलॉजी जो है उनको समझ नहीं आती जो आप कह रहे हैं। वो यही समझते हैं कि जो गालियां दूसरों को दे सके तो वो ही मर्दे मोमिन होता है। वाबिया अजान हो रही सी, किसी ने कहा जी अपना अजान हो रही है, उन्हें क्या लानत पाओ ए वाबियां दी अजान है, ए भी कदी होया यार, हो जाते हैं मर्दे मोमिन है ने। उसमें मैं बल्कि ये कहूंगा कि हमारे साथ वो ज्यादती आज से नहीं हो रही है। हमने इस्लाम को एज ए फॉरेन रिलीजन लिया है, हमने आज तक इसके स्पिरिट को समझने की कोशिश ही नहीं की है। हमने उसको, इस्लाम को समझने की बजाय रिचुअल्स पे तवज्जो है। दर हकीकत या उसको इस्लाम से भी मैं माजरत खा हूं, बल्कि मैंने गलत कह दिया शायद मर्दे मोहम्मद। मेरा मकसद ये था कि कोई ऐसा मर्दे मुजाहिद, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, हाँ, कोई ऐसा मर्द पैदा हो जो जिसमें सिर्फ 2 खासियतें हो, एक तो मुहब्बे वतन हो और उसका किरदार हो। ये अगर डिफाइन कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं बल्कि ये मेरे एग्री करता हूँ, मैं तो टोटली एग्री करता हूँ। तो आखिर में डॉक्टर साहब फिर व्हाट डज द वे फॉरवर्ड यू गिव अस? क्या वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया के साथ तो आपने बात की वो तो तैयार नहीं है, कश्मीर की LOC वाली बात वो नहीं, आप देखिए अपना डॉक्टर साहब वो क्या कहते हैं, मैंने उनके बयान सुनता रहता हूँ कि जब तक ये टेररिज्म और इस किस्म की चीजें हैं, पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट टॉकिंग पीस टू अस। आप उन चीजों से गुरेज करें और आप डिक्लेयर कर दें कि वी आर विलिंग टू निगोशिएट इन द शिमला, वो जो थी एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर, के बायलैटरली हम इसको हल कर लेंगे। और हल जो है वो हिस्ट्री ने आपके सामने रख दिया हुआ है सिंस 1948 यार, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक फरार है हकीकत से, आप करते रहते हैं और उसको बदलने के लिए जितनी जंगें हुई हैं वो आपके गले पड़ गई हैं। तो वेयर इज द हु विल बेल द कैट? देयर आई वुड एग्री विद माय लर्नड फ्रेंड साजिद तारड़ साहब, आई डोंट सी the one doing it, but without somebody doing it there is no future. सर इंज ना करो, कोई राह दस के जाओ। एक मिनट दे आज, एक मिनट दे, मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ एग्री। मैं एक बात आपसे ये करना चाहूंगा, इस वक्त ये मान ले, ये तो मानना पड़ेगा, इससे ग्राउंड रियलिटी है कि द मोस्ट पॉपुलर लीडर इज इमरान खान। चलो
इमरान खान मान लिया जाए जिस तरह भी, देखे ना आपके जो आसिम मुनीर साहब है, अल्टीमेटली ही हैज नो चॉइस। अब मुझे ये बताएं कि वो असेंबली, वो शहबाज शरीफ से शेक हैंड नहीं करना चाहते तो वो इंडिया से किस तरह बात करेंगे? हमारे जो इमरान खान साहब अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने अर्ज किया है जब तक मोदी रहेगा हम उनसे बात नहीं करेंगे। मोदी अगले 20 साल रहेगा तो फिर आप पाकिस्तान को ताले लगा के आप पाकिस्तान में बैठे रहेंगे? ये बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड आप पाकिस्तान, ये अनप्रोफेशनल बातें हैं। इसमें कोई ना विजडम है, ना सगैसिटी है, ना पेट्रियटिज्म है। ये चीप पॉपुलैरिटी गेन करने का इन्होंने इतनी देर सारी दुनिया को वक्त नहीं डाला इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के अपना वो नारे से, और उसके बाद वहां पे रिएक्शन हुआ है। वो कहते हैं कि अगर हमारी इतनी फैसिलिटीज देने के बाद मसाजिद हमने बनने दी, इस्लामिक सेंटर बनने दिए, ये तब भी हमें तंग करते हैं। और 20 मिलियन जो मुसलमान नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में रहते हैं, आई टेल यू जितनी आज़ादी उनके पास है पूरी 100 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं अवेलेबल हुई। अमन से लोग रहते हैं, 3 कारें रखी हुई हैं, समर हाउस रखे हुए हैं। मैं तो सबको जानता हूँ यहाँ पे यूरोप में और अमेरिका में तो रेंचेस हैं उनके। बिल्कुल तो अब ये इस्लामोफोबिया करते फिरते हैं। आप डॉक्टर साहब, अमेरिका के अंदर इस्लाम इतना आजाद है जितना सऊदी अरेबिया में भी आजाद नहीं। वहां पे तो कभी भी नहीं हुआ। मतलब इस्लाम आजाद ही हिंदुस्तान में ज्यादा आजाद है। मैंने नहीं देखा किसी मस्जिद पे वो गन्स लेके या इमाम बाड़े पे जाके हमने अपनी मस्जिदों में, अपने इमाम बारगाहों में और तो और कब्रिस्तानों में जाके गोलियां चलाई हैं। तो सर ये हाल है हमारा। खुदा का घर है और वहां पे ऊपर क्लाशरकोव वाला खड़ा होता है तो नीचे नमाज पढ़ते हैं। वहां पे जूता सेफ नहीं है नमाजियों का खुदा के घर में। ये तो अब जिसे कहते हैं ना, एक और डिस्कशन करनी पड़ेगी प्रॉपर। गल इंज नहीं मुकनी, गल लंबी हो जानी है। लेकिन इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और साजिद तारड़ साहब। एटलीस्ट वो जो फॉल्ट लाइंस हैं, वी हैव स्पोकन ऑन द फॉल्ट लाइंस कि ये मसाइल हैं हमारे, स्टार्टिंग इन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी में क्या मसले हैं, लीडरशिप क्राइसिस क्या है, सोसाइटी क्या कह रहा है, दुनिया में क्या देख रही है, रीजन में हमें क्या करना है। लार्जली इसमें जो है वो एक बहस और होनी चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट यू बोथ सम टाइम अगेन कि हम इसको वी टॉक ऑन द वे फॉरवर्ड कि कैसे चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया मुझे पर्सनली, मेरे लिए बड़ी लर्निंग थी। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आप दोनों ने इतने दिल से बात की। और जिन्हों कहते हैं ना, आप जैसे तारड़ साहब अमेरिका में हैं, डॉक्टर साहब यूरोप में बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी ऐसे जो अपनी दर्द महसूस कर रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर में कोई शहरी पाकिस्तानी जो है, ये है वो मोहब्बत, ये है वो पाकिस्तानी नेशनलिज्म जो आई विश के सारे पाकिस्तानियों में हो, और हम एक अपना रास्ता और मंजिल तय कर सकें और उसके ऊपर चल सकें, और अपने लोगों के साथ जो अपने वादे किए थे 1947 में, वो जो प्रोमिसेस थे वो पूरे किए जा सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन साजिद तारड़ साहब एंड प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत ग्रेट प्लेयर साजिद तारड़ साहब।